आ ही रहा है, 1-2 मिनट लगता है, आ गया। तो चलिए आ रहे हम लोग 67th का बीपीएससी मेन जो हो रहा है उसके क्वेश्चन को लेकर, और आपके सामने स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन पड़ा हुआ है। यहां देखेंगे क्वेश्चन है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हल्का सा पेचीदगी भरा है, और इस पेचीदगी भरा को हम लोग थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? इस उत्तर के 2 उत्तर आते हैं, बन रहे हैं। एक है आपका कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। ये प्रश्न की शुरुआत हम इसी पंक्ति से करेंगे लेकिन इसको आंसर 2 तरीके से देना होगा। एक कि अगर स्वायत्त विधानमंडल होता तो निश्चित ही रूप से यह विधायिका के बनाए गए कानून सभी राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते, यानी भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधान को हाँ कर सकता है, ना कर सकता है, अथवा वो लंबे समय तक पेंडिंग डाल सकता है। जैसे कि जेबी विट्टो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था भारतीय डाक विधेयक पर। हाँ, ये है कि जब वही दोबारा विधेयक पहुंचेगा तो स्वीकार करने के लिए बाध्य है। साथ ही साथ एक और विधान है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करेगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करता है तो वैसी स्थिति में विधायिका के कानून जो संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन कर रहा होता है उसको शून्य कर देगा। तो यहाँ पर यह तो हुआ आपको कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है और इसकी शक्तियां तो विशाल है पर असीम नहीं है। बिल्कुल कोई भी विधानमंडल की शक्तियां असीम नहीं होती है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी पद, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो या स्वयं न्यायपालिका हो, किसी के पास शक्ति असीम नहीं है, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस के अंतर्गत बना है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का नियंत्रण है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है करा कि इस कथन पर टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी में हम वही लिखेंगे कि भारतीय संसद यदि किसी प्रकार का कोई कानून बहुमत से बनाती है तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उसे हाँ किया जा सकता है, ना किया जा सकता है। और चूंकि समय सीमा का निर्धारण नहीं है कि किस प्रस्ताव पर कितने दिनों के अंतर्गत उनको निर्णय लेना है, तो वैसी स्थिति में वो जेबी विट्टो का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब वो रिटर्न कर देते हैं और दोबारा पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है तो स्वीकार करते हैं। ब्रिटेन में जो है यहाँ दिया है कि ब्रिटिश के समकक्ष क्यों नहीं की जा सकती, तो ब्रिटेन में है कि वहाँ की मंत्रिमंडल जो भी प्रस्ताव वहाँ के सम्राज्ञी को या सम्राट को, किंग को भेजेगा, हाँ करने के लिए बाध्य है। एक ध्यान रखिएगा कि वहाँ की संसद जो भी कानून बनाती है वो पूरी की पूरी तरह वहाँ के सम्राट के द्वारा यश करना ही है, यानी वो संसद के बनाए गए किसी भी कानून के विरोध में नहीं जा सकते। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है वो अमेरिका से दिया गया है। जो न्यायिक सर्वोच्चता की बात है वो अमेरिका से है, ब्रिटेन से नहीं है। ब्रिटेन की न्यायपालिका संसद द्वारा कानून जो बनाया जाता है उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य है, अर्थात ब्रिटेन की न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी। उसी बात को कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा, यहाँ सीधे सीधे महामहिम राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से चलेगा, और यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस है अमेरिका के, ब्रिटेन के संविधान से, यानी वहाँ के संसद से, क्योंकि ब्रिटेन में सीधे सीधे है कि आपका वहाँ का सम्राट स्वीकार करने के लिए बाध्य है, और दूसरा कि सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी। तो सेंस सीधा सा है
कि वहाँ की विधायिका सर्वश्रेष्ठ है, पावरफुल है, तुलनात्मक रूप से वहाँ के किंग से और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन भारत के जो है विधायिका ये राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है और न ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय से है कि जो मन करेगा कानून बना देंगे और हमारी न्यायपालिका उसे स्वीकार कर लेगी। हमारी न्यायपालिका उसको जांच करती है, कौन सी विधि का अंग है, किस तरीके से संशोधन हुआ है, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से वगैरह, ये जांच भी करती है और इसके बाद ही उसको हमें स्वीकार करती है, अन्यथा वह संविधान के मूल ढांचा कहकर उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये अभी आज परीक्षा हुआ है और आज के परीक्षा का ये क्वेश्चन पत्र है। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंध की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। एक ध्यान देने की बात है, यह सहकारी संघवाद की विचार चल रहा है और पहले भी ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और हम लोग जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ध्यान रखिएगा, आईएएस से ज़्यादा कठिन पेपर बीपीएससी में आता है। विद्यार्थीगण जनरली किसी भी संस्था में चले जाते हैं, ये उनकी कमजोरी है। जनरली वैसे शिक्षकों से पढ़ना चाहिए जिनके पास इसके विषय के बारे में बेहतरीन जानकारी है। ये आपको उत्तर में बता दूं, इसका सहकारी संघवाद के सिद्धांत जो है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो नॉलेज है, ये पढ़ेंगे तुलनात्मक प्रशासन के अंतर्गत। जयपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है रमेश के अरोरा। मैंने पहले भी अपने संस्था में नाम लिया था कि रमेश के अरोरा के तुलनात्मक प्रशासन पढ़ेंगे तो थोड़ी सी समझ में आएगी जीकेजीएस होता क्या है। हालांकि वो सब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन उसी टाइप के है कि केंद्र राज्य संबंध की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए, लेकिन बिहार के विशेष संदर्भ में करना है। और सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार के विशेष संदर्भ में कहेंगे कि केंद्र सरकार जो वर्तमान में बिहार के साथ विशेष राज्य के दर्जा न दे पा रही है, निश्चित रूप से बिहार भारत का आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, दोनों रूप से सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत को नहीं पालन करता है। एक और ध्यान रखेंगे कि केंद्र राज्य संबंध जो है, आपको यहाँ जब भी उठाएंगे तो यहाँ सरकारिया आयोग ले लेंगे। रंजीत सिंह सरकारिया ने जो केंद्र राज्य संबंध की चर्चा किया था, तो वहाँ से संदर्भ को लेकर चलेंगे और फिर 356, 357, 358, 359 अनुच्छेद की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और